हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज जो है वो जेपीएससी मेंस का जो एग्जाम हुआ है पेपर 2 नागपुरी। तो आज का वीडियो नागपुरी पेपर 2 जेपीएससी मेंस का विश्लेषण आपके सामने रखा जा रहा है। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवांकुरन। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो नागपुरी लैंग्वेज का है, नागपुरी भाषा एंड साहित्य। ठीक है। देखिए, कुछ कुछ चीज है जिसको बतलाना जरूरी हो जाता है, उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्या है कि जब भी भाषा और साहित्य ले रहे हैं, लिटरेचर ले रहे हैं, ठीक है, वो फील कीजिए। जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो उसको फील कीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग कीजिए। क्योंकि नागपुरी का पेपर जो है या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस जो होता है ना, वो सीमित होता है और आपसे बाहर नहीं रहता। आप भी इसी साहित्य में, इस साहित्य होता क्या है, आपकी जो सभ्यता संस्कृति है, कल्चर है, कैसे रहते हैं, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, कैसे नाचते देखते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, सारे रिचुअल्स को, उसको एक साहित्यिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, उसको लिख दिया जाता है, तो वही साहित्य बनता है। संस्कृति को अगर लिख दिया गया तो वही साहित्य बना। ठीक है। तो जब भी आप लोग लैंग्वेज पेपर चूज करते हैं तो ये जरूर देखा कीजिए कि भाई आप भी उसी कल्चर के आए हुए हैं। ठीक है। तो एग्जामिनेशन से ज्यादा उसको फील कीजिए कि मैं इसी कल्चर में पढ़ा पला बड़ा हूं, इसको और कैसे समृद्ध किया जाए। ये सोच के अगर आप लोग करते हैं तो जेपीएससी मेंस क्या, बड़ा से बड़ा भी एग्जाम रहेगा तो वो आराम से निकलेगा। ठीक है। चलिए नागपुरी भाषा में आते हैं। नागपुरी भाषा का क्लास एडवांकुरन टीम के माध्यम से दिया जाता है। पेपर जो है वो काफी इजी आया है। ठीक है। मतलब इजी के मतलब ये है कि आपके पहुंच में था क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया नागपुरी भाषा का जेपीएससी मेंस पेपर 2 नागपुरी लैंग्वेज पेपर, जो भी आप लोग लिखें, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अब कैसे वो हम अभी बतलाएंगे। पहली बात, टू द पॉइंट, आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया गया है और बहुत ही सटीक क्वेश्चन नागपुरी का इस बार दिया गया है, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। आप लोग जो पेपर दिए, आप लोग को कुछ कुछ चीज बतला दे रहे हैं। 6 सवाल जिसमें कि 1 और 5 अनिवार्य है, मतलब कि ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन और यहां पर ये जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन पहले बतला, सबको पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अच्छा, हर एक खंड से कुल 6 सवाल का जवाब देना है जिसमें कि 1 और 5 अनिवार्य है। ये सब चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। सिलेबस जो था ना, सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना, वही क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है। तो इससे इजी और क्या हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक करके, कुछ जानकारी भी अभी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, धीरे धीरे सब कुछ को देखना जरूरी हो जाता है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपको, और आप लोगों की शिकायत रहती है कि नागपुरी के शिक्षक मार्क्स नहीं देते हैं, ये शिकायत होती है। ठीक है। तो ये बात अब मतलब कि देखिए, आप लोग जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन होते हैं शिक्षकगण। नागपुरी के शिक्षक काफी मृदुभाषी और काफी आशीर्वाद देने वाले होते हैं। ठीक है। तो आपका मार्क्स वो काटेंगे क्यों। ठीक है। तो आप लोग का जो पेपर जिस तरह से आया है, काफी अच्छा पेपर भी आया है, और हम लोग की टीम को भी उम्मीद है कि इस बार नागपुरी का कॉपी भी बहुत अच्छे से चेक होगा और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा अच्छा लिखना भी तो होगा। ठीक है। हम लोगों के द्वारा जो टेस्ट सीरीज या पेड बैच जो ज्वाइन किए थे आप लोग, उसमें हम लोग जो कॉपी वॉपी चेक किए तो आप लोग को खुद से रियलाइज हुआ होगा कि कहां कहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप लोगों ने उसको इंप्रूव किया। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा कर विशेषता ऊपरे चर्चा करूं। बताइए, अब इसमें हम क्या ही बताएं, कितनी बार बतलाया गया है नागपुरी भाषा की विशेषता के बारे में, कितनी बार बतलाया गया है। ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मान लीजिए हम अब बतला रहे हैं कि मान लीजिए नागपुरी भाषा का, तो तुरंत पॉइंट वाइज विशेषता सिर्फ नहीं लिख देना, थोड़ा सा तो नागपुरी भाषा के बारे में बतलाइएगा ना भाई। ठीक है। कि नागपुरी भाषा कुछ इस तरह की भाषा है, संपर्क भाषा है, थोड़ा सा तो भूमिका लिखिएगा। उसको लिखने के बाद कोई भी 5 पॉइंट लिख दीजिए।
ठीक है, व्याकरणिक विशेषता किस तरह से है, संपर्क भाषा किस तरह से है, आसपास के क्षेत्र के लोग किस तरह से इजी वे में इसको बात करते हैं, नागपुरी भाषा राजकीय भाषा थी, ये लिखिए, नागपुरी भाषा में व्याकरणिक इकाई क्या क्या है उसको लिखिए। ठीक है, नागपुरी भाषा में अपनिहिति का प्रयोग जो इसको अलग बनाता है, इसकी मुख्य विशेषता है, उसको लिखिए। ठीक है, मार्क्स एकदम फर्स्ट क्लास आएगा आपको। आई होप आप लोग उसी तरह से लिखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नागपुरी में कारक कर भेद के उदाहरण संज्ञा लिखिए, बताइए तो इससे सिंपल और अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है। मतलब डायरेक्ट नागपुरी व्याकरण आप लोग ऑलरेडी सब कोई पढ़े हुए हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से या फिर बुक से या कहीं से भी आप लोग 10 क्लास से जब भी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना तो कारक पढ़ रहे हैं। और नागपुरी में कई बार हम लोग बतलाए हैं आपको कि नागपुरी में कारक की विभक्ति, देखिए कारक जो होता है ना, कारक का अस्तित्व तब है जब उसकी विभक्ति है, तो कारक की विभक्ति ही कारक को कारक बनाता है। समझिए क्या बोला जा रहा है, कारक की विभक्ति ही कारक को महत्व प्रदान करता है और उसको अलग बनाता है। ठीक है, अब जैसे कि नागपुरी में कर्ता कारक नहीं होता, कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है, जैसे ने का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता मतलब कि ने, हिंदी का जो ने है, जैसे राम ने खाना खाया, तो उस तरह का नहीं होता है। समझ रहे हैं, इसीलिए आप लोग को समझाया जा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया यार, इससे इजी क्या हो सकता है। हम लोग जो टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए थे उसको घुमा के दिए थे कि कारक कर महत्तम के बताओ, ऐसे करके जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन किए थे, कारक कर विभक्ति के बताओ, ऐसे करके हम लोग के द्वारा क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दिया गया था। ठीक है, चुपचाप से कारक के बारे में परिभाषा लिखिए और उसको उदाहरण के साथ लिखिए। अब आप लोग क्या करते हैं ना कि से में पर सिर्फ लिख के निकल जाते हैं। ठीक है भाई, उसको जैसे कि लागिन संप्रदान कारक के अंतर्गत मान लीजिए आता है, ने के विभक्ति लागिन लगता है। ठीक है, मान लीजिए, तो उस लागिन को ना वाक्य बना के बताइए। ठीक है, कि पढ़े का लागिन मोय झूमर खेले नी पारलो। ठीक है, तो लागिन करके जो है यहां पर देखिए, लागिन एक कारक की विभक्ति है, इस तरह से पॉइंट आउट करके लिखिए, मार्क्स कैसे नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लिख देना, एग्जाम्पल को वाक्य के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जेपीएससी मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं भाई, ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इस सब चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा डायरेक्ट, मतलब कि क्वेश्चन काफी इजी दिया गया है भाई। ठीक है, और जो भी एडु अंकुरन का टेस्ट सीरीज या पेड बैच ज्वाइन किए होंगे, आप लोग को फील हो रहा होगा कि काफी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो संज्ञा का सब कुछ, अब जैसे संज्ञा में संज्ञा का परिभाषा लिखिए, उसका भेद को देखिए उदाहरण के साथ बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज में 20 मार्क्स का फॉर्म करके आप लोग को दिए थे। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ लोगों को हम लोग नंबर कम इसीलिए दिए थे, कहे कि आप लोग उदाहरण नहीं लिखे थे, एग्जाम्पल में जैसे लिख देते, जैसे कुधा लिख दिए। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण लिख लिए, कुधा लिख दिए। ठीक है, गांज लिख दिए। संज्ञा में भेद हुआ ना भाई, संज्ञा का तो संज्ञा का होता है ना समूहवाचक, तो उसमें कुधा, तो कुधा लिख के मत छोड़िए। ठीक है, उसको वाक्य में परिणत कीजिए, गांज, गांज को वाक्य में परिणत कीजिए कि पोरा कर गांज ऊपरे लेदरा डिसाए रही हो, ऐसे करके। तो गांज जो है, ठीक है, पोरा कर गांज अखराम ने रहे। ठीक है, तो गांज नाम का जो चीज है वो एक समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, कुधा, तो उसमें लिखिए कुबी कर कुधा के ले जाए खके, कुबी के कुधाए लके, ऐसे करके कोई भी एग्जाम्पल है ना उसको फॉर्म कीजिए। जैसे कुधा लिखिए ना, तो आलू कर कुधा रहे, ओकरे से एक तो आलू बीच के लानली। ठीक है, तो आलू का कुधा है, तो कुधा क्या है, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। ऐसे करके लिखिए, मार्क्स आपको नहीं कटेगा। जो आप लोग शिकायत है आप लोगों की ना कि सर एग्जाम तो बहुत अच्छा लिखे, एडु अंकुरन टीम काफी मेहनत करके आपको अच्छा नोट्स दिया, अच्छा आपका टेस्ट सीरीज हुआ, लेकिन अब शिक्षक गण जो है वो मार्क्स नहीं देते हैं, ऐसा आप लोगों का कहना है। शिक्षक हमेशा से मार्क्स देना चाहते हैं और हमेशा से मार्क्स देंगे, उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग अपने तरीके से अच्छी आंसर राइटिंग कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोकगीत कर विशेषता के बताते कोनो एक ठो लोकगीत के लिख। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। लोकगीत को आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लोक का गीत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से, एक जुबान से दूसरे जुबान तक जाता है, उसी को लोकगीत कहते हैं। ठीक है, जिसका ना कोई रचयिता होता है ना कोई संधाता होता है ना, तो लोकगीत कहते हैं। आप कोई भी एक लोकगीत को आप लिख दीजिए।
कई तरह का लोकगीत होता है, तो कोई भी एक लोकगीत को लिख दीजिए, है ना। जैसे जन्म संस्कार से संबंधित हो गया, ब्याह संस्कार से संबंधित हो गया, या फिर किसी भी चीज से उसका कोई भी एक लोकगीत को लिख देना है। अंगनई हो गया, डमकच हो गया, ठीक है, झूमर हो गया, कई तरह का होता है, उसमें लोकगीत होता है, कोई भी एक को लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे है, नागपुरी कर फगुआ राग कर बारे में लिखो। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मार्क्स पर डिपेंडेंट है, आपको 5 लिखना है, 7 नंबर का है। फगुआ राग के बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया है। फगुआ राग का मतलब ही हो गया कि होली के समय, होली के आसपास जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं फागुन। फागुन में जो गीत गाया जाता है उसी को फगुआ गीत कहते हैं, और गीत में राग और छंद होता है, तो उस सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है। आई होप इसको भी आप लोग बहुत अच्छा से लिखे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीतों में प्रकृति चित्रण ऊपरे चर्चा। देखिए कितना अच्छा आपको समझाने के लिए, मतलब कि हैट्स ऑफ टू द, मतलब कि नागपुरी के जो इस बार जो भी लोग क्वेश्चन सेट किए बहुत अच्छा तरह से किए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे प्रकृति चित्रण इस तरह से लिख दिए हैं, नागपुरी में आपको ऐसा होना चाहिए, हिंदी में प्रकृति चित्रण ऐसे होता है, नागपुरी में कैसे लिखेंगे, प्रकृति चित्रण। कितना अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकृति चित्रण के ऊपर चर्चा कीजिए। अब प्रकृति में कई तरह का, बसंत ऋतु हो गया, ठीक है, अब जेठ मास हो गया, तो जेठ मास अति आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, वो भी एक तरह का प्रकृति चित्रण है, ठीक है। भदवाही का गीत गाते हैं, प्रकृति चित्रण है, ठीक है। जैसे उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, वो उसमें भी तो भाई बादल का कर रहे हैं जिक्र, बिजली का कर रहे हैं जिक्र, ठीक है, बदरी कैसे बरस रहा उसका जिक्र, सावन घटा नईमुद्दीन में मृदाहा की है, उसमें भी प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं कि जब सावन की घटा आती है तो किस तरह का आसपास का माहौल होता है। तो प्रकृति चित्रण के ऊपर लिखिए और कोई भी एक लोकगीत को लिख दीजिए प्रकृति चित्रण से संबंधित, ठीक है। पावस भी हो गया, ठीक है, पावस भी एक तरह का प्रकृति, प्राकृतिक चीजों का ही जिसमें कि मेल हो तो वो पावस है, तो उससे संबंधित गीत को कुछ लिख दीजिए, ठीक है। फिर बुझवेल का है कि कोनो 5 बुझवेल के ऊपर अर्थ लिखूं, अर्थ के साथ बुझवेल को लिख देना था, ठीक है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन आपका, मतलब ये हो गया क्वेश्चन। तो इसको आप लोग आई होप बहुत अच्छे से लिखे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन कैसे करल जाए है वर्णन करूं। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा, कई बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताए हैं, ठीक है, कि भाई काल विभाजन कर लीजिए। काल विभाजन का मतलब सिर्फ समय नहीं होता है, डेट नहीं होता है, उसको कई तरह से बांटा गया है, ठीक है। चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो रीति काल हो, चाहे वो श्रृंगार के रूप में बांटा गया, तो काल को जिस तरह से बांटा गया उस सबको कहे कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को फ्रेम करके लिखना है, ठीक है। कोशिश करना है कि मतलब कि एक से ज्यादा कोई भी डायग्राम को जरूर से डाले होंगे आप लोग, है ना, और बहुत अच्छे से भूमिका बांधे होंगे कि साहित्य का काल विभाजन कैसे शुरू हुआ, है ना, उसको आप लोग लिखे होंगे। चलिए अब आगे है अगला क्वेश्चन, मंत्र का होवेला कोने दू बरन कर अंतर लिखो। देखिए मंत्र, ठीक है, टोना टोटका, जादू, सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें भी मतलब कि होता है, मंत्र को जैसे आप लोग डिवाइड कीजिएगा ना, तो मंत्र को भी विभाजित किया गया है, ठीक है। वो अब उसको भी विभाजित करने का लौकिक मंत्र होता है, परमार्थिक मंत्र होता है, इस तरह से, और उसका भी भेद और सब भेद ऐसे करके होता है, ठीक है, भेद होता है, उपभेद होता है, तो उसको लिखना था मंत्र। देखिए सिलेबस में लिखा है कि गद्य का जो विकास हुआ है उसमें आपको मंत्र पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ऐसे करके है लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर नागपुरी नाटक कर उद्भव और विकास ऊपर चर्चा करूं। नागपुरी नाटक, जो नागपुरी का जो गद्य का विकास है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नाटक पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, संस्मरण आत्मकथा पढ़ना है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, तो उसी में से एक पार्ट है नाटक। तो नाटक का जो विकास हुआ, ठीक है, नागपुरी का जो जैसे कि साहित्य का जो विकास हुआ है ना, उसमें नाटक का भी विकास हुआ। अब नागपुरी नाटक में भी कई तरह का नाटक है, ठीक है, रेडियो के लिए कैठ नाटक, आकाशवाणी जब से हुआ रेडियो का नाटक आया कैठो, ठीक है, मंच में कैठो नाटक को मंचित किया गया, जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही हो गया, उसको मंचित किया गया था, ठीक है। अब उसी तरह से रेडियो में भी बहुत सारा नाटक आया, जैसे कि क्या तेतर कर छाह में नाटक है, चोचा बोका कोका नाटक है, ठीक है। फिर से एक तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन का था, एक तो दिमाग में मेरा नहीं आ रहा है, वो भी नाटक है। उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए कि भाई देखिए नाटक जो होता है
नाटक को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दृश्य काव्य बोला है। मतलब कि अभी आप जो सिनेमा देखते हैं ना, तो यही नाटक का एडवांस वर्जन है, दृश्य काव्य। ठीक है, उसमें एक अभिनेता होता है, अभिनय होता है, उसी को मुख्य बिंदु रख के नाटक को लिखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज को यहाँ लिखना है, उसका क्या उद्भव विकास का इसमें चर्चा करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलेबस सही है, कोई आउट ऑफ सिलेबस या फिर घुमावदार क्वेश्चन नहीं रहता है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर कर कीर्ति मनक चर्चा अपन शब्द में करूं। देखिए, कृष्ण प्रसाद कलाधर के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पेड क्लास में बतलाया गया है। ठीक है, इनकी कुछ कुछ रचनाएं हैं, जिसमें कि एक रचना है परिचय थोर, उसको भी आप लोग को बतलाया गया है। ठीक है, फिर से अगला है मधु मंसूरी हंसमुख कर कोनो एक गीत कर आशय लिखूं। तो आपको क्या मधु मंसूरी हंसमुख का कोई गीत का आशय लिखना है, तो मधु मंसूरी हंसमुख के बारे में थोड़ा सा तो बताइएगा ना भाई, कि ये इस तरह की हस्ती हैं, किस तरह से इनको क्या मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, थोड़ा सा तो 2-4 लाइन लिखिएगा मधु मंसूरी हंसमुख के बारे में। उसके बाद फिर बताइएगा, देखिए इनकी जो रचना है वो बहुत उत्तम प्रकृति की होती है, ये होती है, वो होती है, जिसमें कि समाज का चित्रण होता है, नागपुर का माटी के बारे में ये बतलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर इनका जो कोई एक तो गीत है, उसको हल्का सा 2-4 लाइन लिखिए, उसका आशय लिख दीजिए। मार्क्स कैसे नहीं मिलेगा, है ना? तो देखिए मधु मंसूरी हंसमुख का भी आया है। फिर नागपुरी कवि कंचन का जीवन परिचय के बारे में बोला है। तो जीवन परिचय मतलब कि ज्यादातर उनका जीवनी के बारे में लिखिए, कि जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन हुए, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ, कौन सा पुरस्कार हुआ, किस तरह की रचनाओं को ये लिखे, ये सबको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए सिर्फ एक गीत का आशय लिखिए, तो कोई भी एक गीत मधु मंसूरी हंसमुख के बारे में लिखे, उनका एक गीत लिख दिए थोड़ा सा 2-4 लाइन। उसके बाद फिर मेन क्या करना है, उसका आशय समझाना है। ठीक है, उस गीत का आशय समझाना है। चलिए अब आगे है, फादर पीटर शांति नौरंगी या लाल रणविजय नाथ सहदेवकर जीवन परिचय देते कीर्ति मनक चर्चा करी। देखिए या का मतलब क्या होता है कि या तो आपको फादर पीटर शांति नौरंगी के बारे में लिखना है, या तो फिर लाल रणविजय नाथ सहदेव के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इनके बारे में इनका जीवन का परिचय दीजिए, और इसका जो कीर्ति सब जो है कि किस तरह का नाटक लिखे हैं, किस तरह का गीत लिखे हैं, कुछ कुछ अगर नाम है तो 4-5 को लिख दीजिए, उसको पॉइंट आउट करके लिखिए बहुत बढ़िया से। उसके बाद फिर निष्कर्ष लिखिए कि इनके वजह से आगामी जो आने वाले जो साहित्यकार हैं उनको किस तरह का ये मार्गदर्शित कर रहे हैं, ये सब चीज को पॉइंट आउट करके लिखिए, फर्स्ट क्लास आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए अब आगे, आपको कई बार से बतलाया गया था बंगला झूमर, बंगला झूमर, बंगला झूमर, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, झूमर देखिए 3 तरह का होता है, एक होता है मर्दानी झूमर, एक जनानी झूमर, एक होता है बंगला झूमर। तो ये बंगला झूमर आपको डायरेक्ट पूछ दिया है। ठीक है, इसको लिखना है, खत्म बात। कर्म पर्व कर महत्तम ऊपरे चर्चा करूं, कर्म पर्व के बारे में बतलाना है, कर्मा का पर्व हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है, बहन लोग भाई लोग से प्रेम, उसके बारे में भी कर्म होता है। ठीक है, तो कर्म पर्व के महानता के बारे में बोलना है। फिर अगला है कि हेटे देवल गद्यांश का नागपुरी में अनुवाद करूं। यह तो खैर परफेक्ट चीज है, इसमें सॉलिड मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटता है। ये जो चीज है इसको अगर आप लिखे हैं सही से तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ये सब मैं मान लीजिए कि लिखे हैं तो 7 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स मान लीजिए दिया, लेकिन इसमें 7 में 7 मार्क्स आपको मिलेगा आप अगर सही लिखे हैं तो। ठीक है, नागपुरी लोक और शिष्ट साहित्य, नागपुरी लोक साहित्य का संकलन और प्रकाशन नहीं के बराबर हुआ है, जबकि शिष्ट साहित्य का प्रकाशन बराबर हो रहा है। तो उसको नागपुरी में कैसे अनुवाद कीजिए कि नागपुरी लोक साहित्य कर संकलन और प्रकाशन नहीं के बराबर होए है, मुदा शिष्ट साहित्य कर प्रकाशन बराबरे होते या फिर होवत है। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य आज भी मौखिक रूप में ही प्राप्य है। तो उसको फिर से कैसे लिखेंगे, नागपुरी लोक साहित्य आइजो मौखिक रूप में ही, मौखिके पावल जायला, प्राप्य है मतलब कि पावल जायला। ठीक है, ग्रामीण जन द्वारा रचित होने के कारण लोक साहित्य की भाषा स्वतंत्र एवं जीवंत है। तो कैसे लिखिएगा, ग्रामीण जन द्वारा, तो इसको कैसे लिए, गवैया मन द्वारा, ऐसे करके गवैया मन द्वारा रचित होए कारण मतलब कि होए लागिन लोक साहित्य कर भाषा स्वतंत्र एवं जीवंत है। ठीक है मतलब ई वाला है, यह है ऐसे करके। ठीक है, परंतु इस पर शास्त्रीयता का अंकुश नहीं है। परंतु वो कैसे लिखेंगे, मुदा एकर में शास्त्रीयता कर अंकुश नहीं है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना होगा। तो इसको अगर लिख दीजिएगा ना डायरेक्ट इसमें आंसर है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटता। ठीक है, तो इस तरह से इसमें है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, शारदा प्रसाद शर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनका कीर्ति सबका बताना है।
इनको क्या बोला जाता है, रश्मि का उपाधि इनको मिला है, शारदा प्रसाद शर्मा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताया भी गया था। इवन आप लोग को टेस्ट सीरीज में हम लोग जो क्वेश्चन दिए हैं, देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट वही सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए आगे है, गिरधारी राम गोंजू गिरिराज का जीवन परिचय देते हुए रचनामन का चर्चा करना है। इजी क्वेश्चन है। गिरधारी राम गोंजू को आपको ये मिला था, पद्म सम्मान मिला था, पद्मश्री मिला था, है ना। तो सब चीज को भी आप लोग देखिएगा, रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको मिला था, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ को आप लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर इनका जितना, जैसे कि आप लोग तोरबेतरा में इनका रचना है, उसको बहुत अच्छा से आप लोग पढ़े हुए हैं, तो तोरबेतरा में लिख दीजिएगा थोड़ा मोड़ा के बारे में कि झारखंड का जो खनिज संपदा है उसका वर्णन कर रहे हैं तोरबेतरा में। लेकिन वहीं के जो गवैया लोग हैं, आदमी लोग हैं, उन लोगों को पास वो चीज नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। उन लोग टुकुर टुकुर ताक रहा है। ये सब चीज को बहुत अच्छे तरीके से गिरधारी राम गोंजू बतलाए है ना। तो सब चीज को आप लोग लिखिएगा। अब देखिए, सोहराय कला किया पारंपरिक वाद्य यंत्र, बांसुरी, मांदर, ढोल, नगेड़ा में कोई दो ठो ऊपरे कोई दो ठो। जैसे कि मान लीजिए आपको या तो लिखना है सोहराय कला के बारे में, ठीक है, और या तो फिर आपको कोई भी दो, या तो बांसुरी, मांदर, या फिर ढोल नगाड़ा, या कोई भी, ये दोनों में से आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। या तो इस क्वेश्चन को लिखिएगा, ठीक है, सोहराय कला के बारे में, या तो फिर वाद्य यंत्र में कोई भी दो वाद्य यंत्र को आपको लिखना था। इसमें 20 मार्क्स का था, ठीक है। तो सोहराय कला भी होता है भैया, आप लोग ये मत, सोहराय जो पर्व है ना, तो सोहराय पर्व में चित्रकारी भी हम लोग करते हैं, पता होना चाहिए आप लोग। भीत में या फिर लिपते हैं अंगना उंगना को माटी से, दूध मटिया माटी से उसको लिपते हैं और उसमें हम लोग चित्रकारी करते हैं, तो वही हो जाता है सोहराय कला। ये पारंपरिक कला होता है झारखंड में, ठीक है। तो सोहराय कला हो गया, जादू पिटिया हो गया, इवन देवठान हो गया, तो देवठानों में हम लोग रंगाई पुताई करते हैं, ठीक है। चावल का गुड़ी को पीसते हैं, उससे भी थोड़ा चित्रकारी करते हैं, वो सब कला का एक पार्ट है, ठीक है। तो सोहराय कला होता है जो सोहराइये के समय, सोहराय जो होता है दीपावली के समय होता है। दीपावली के समय पशु जो होता है, पशुधन की पूजा की जाती है, गाय गरु सबका पूजा करते हैं, तो उसको श्रृंगार पतार करते हैं उन लोग का, ठीक है। तो उसी से संबंधित है ये सोहराय कला। पारंपरिक वाद्य यंत्र में आप लोग बांसुरी, मांदर, ढोल सब तो आप लोग जानते हैं ये सब चीज को। तो आप लोग देखिएगा ओवरऑल जो क्वेश्चन है ना, वो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अगर नहीं भी पढ़े हैं ना, तो कुछ मतलब कि इसी परिवेश से अगर हैं तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस लिखने का कला आप लोग को आना चाहिए। और एक चीज हम ये भी बता दे रहे हैं कि सिर्फ कहीं पर खेत में गीत गा रहे हैं और ये नागपुरिया में बोल ले रहे हैं, तो ये मत समझ लीजिए कि आपका नागपुरी अच्छा है। नागपुरी साहित्य का आप एग्जाम लिख रहे हैं, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, नागपुरी साहित्य का आप एग्जाम लिख रहे हैं। और साहित्य बहुत हाई लेवल का चीज होता है। मैथमेटिक्स इजी है, एल्गोरिथम इजी है, हम कोडिंग आराम से कर, लेकिन साहित्य सबके बस की बात नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। और अभी हम अनाउंस कर दे रहे हैं, एडू अंकुरन की टीम के द्वारा जेपीएससी का क्लास लिया जाता है। आप लोग जिस किसी को भी क्लास अटेंड करना है, ठीक है, जिस किसी को भी पेड बैच ज्वाइन करना है, वेट मत कीजिएगा इस बार। जैसे कि अब आप लोग एक सप्ताह 10 दिन पहले ज्वाइन करने खोजते हैं, अब 10 दिन में आपको क्या सिखाएंगे जो, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही बोल रहे हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है, एडू अंकुरन टीम को कांटेक्ट कीजिए। जेपीएससी मेंस नागपुरी पेपर का प्रॉपर तैयारी कराया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है, नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, सेक्शनल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद फिर सेपरेट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दिया जाता है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों की प्रॉपर तैयारी होती है और कोई भटकाव नहीं, एकदम टू दी पॉइंट बात बताया जाता है। एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है वो सब सारा कुछ को क्लासेस में बतलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, और नागपुरी को अगर आप लोग तन मन धन से, जिसको बोलते हैं ना, मतलब कि आप लोग के लिए ये होता है एग्जाम और हम लोग के लिए ये है थोड़ा सा इमोशन। हम लोग चाहते हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव सही से हो, ठीक है। मॉडर्न जो जेनजी है, जेनजी मतलब जनरेशन जो अभी न्यू जनरेशन है, न्यूब्स है, उन लोगों को पता होना चाहिए भाई कि आपका कल्चर क्या है। आपको झूमर आना चाहिए, आपको पावस आना चाहिए, आपको उदासी आना चाहिए, आपको भदवाही आना चाहिए, ठीक है। ये सब सीखिए। इसीलिए आप लोग को, इसीलिए हम लोग एडू अंकुरन की टीम जो है वो काम कर रही है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग जानिए, अवेयर हुई, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा आया है। अब नागपुरी के शिक्षकगण जो हैं, जो आयोग में बैठे हुए हैं, उन लोग पे काफी कुछ है कि कैसे अपने बच्चों को वो मार्क्स देते हैं और उन लोगों को आगे मेन स्ट्रीम में लाने का काम करते हैं।
ठीक है, तो ये कंप्लीटली अब उन लोगों पे है। आप लोग बहुत अच्छा से एग्जाम लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है। आई होप जो क्वेश्चन जो विश्लेषण भी बतलाया गया है उसको आप लोग समझे होंगे। बहुत ध्यान से देखिए और बहुत सीरियस होकर आप लोग इसकी तैयारी, आगामी जो जेपीएससी की तैयारी है उसको शुरू कीजिएगा। ये नहीं कि पीटी का एग्जाम हो गया अब चलो नागपुरी ले लेते हैं, नहीं, लैंग्वेज पेपर पहले ले लीजिए, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए और पीटी एग्जामिनेशन के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने आप को, अपने स्किल्स को होन कीजिए, अपने स्किल्स को और अच्छा कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।